लंबे से ब्रेक के बाद फिर एक बार आप लोगों से बातचीत करने के लिए आ चुका हूँ। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। पिछले एक महीने में मैंने एक भी पॉडकास्ट अपलोड नहीं किया है। रीज़न चाहे कुछ भी हो, ये फैक्ट है कि मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है। इट मीन्स मैं कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहा हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट। चलिए फिर एक बार शुरुआत करते हैं आज की मुलाकात को। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज मैं अजीत पवार साहब ने जो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने का फैसला किया है उसके ऊपर बातचीत करने वाला हूँ। सबसे पहले तो अजीत पवार जी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक फ़ैसला लिया, स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से मैं फिर एक बार टीज़ हो गया। मैं फिर एक बार कह सकते हैं कि इंस्पायर हो गया पॉडकास्ट बनाने के लिए। अगर ये घटना नहीं होती तो आज मैं ये पॉडकास्ट नहीं बनाता। तो आज अजीत पवार की वजह से आप लोग मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए अजीत पवार को एंड फॉर दैट मैटर बीजेपी और जो भी लोग इसमें शामिल रहे हैं अजीत पवार को अंदर लेने में, उन सब लोगों को, हम लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक्स बोलते हैं और आज के विषय की शुरुआत कर देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अजीत पवार ने बीजेपी के साथ गठबंधन का फैसला कर लिया। वो अचानक से फैसला हो गया, मतलब पर्दे के पीछे बहुत लंबी स्टोरी हो सकती है, लेकिन जब वो आए बाहर कि अब मैं बीजेपी के साथ जा रहा हूं, तो उन्होंने तुरंत वो जो पदभार होता है उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का, तो वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो बहुत सडनली हो गया सब कुछ। ये एक बहुत बड़ी घटना है मेरे हिसाब से, और इसके ऊपर मैं 10 पॉडकास्ट बना सकता हूँ, अलग अलग पहलुओं के ऊपर, अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर। आज ये पहला पॉडकास्ट रहेगा और आज के पॉडकास्ट में मैं ओवरऑल बात करूंगा। इसमें शरद पवार साहब होंगे, इसमें अजीत पवार साहब होंगे, इसमें देवेंद्र फडणवीस जी होंगे, इसमें मोदी जी होंगे, अमित शाह जी होंगे, बीजेपी, एनसीपी, महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता, ये सारे लोग, इनको मैं सेंटर में रख के बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो भी हुआ है ना, अजीत पवार बीजेपी के साथ आ गए, ये घटना होने के बाद बीजेपी की तरफ से एक महा अपराध हुआ है। मैं जो भी बोलता हूँ बहुत ही सोच के, संभल के बोलता हूँ। ये जो गठबंधन बना है एनसीपी के साथ इस बार का, ये गठबंधन यानी बीजेपी की तरफ से महा अपराध है। वो महा अपराध क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिक्स को बहुत गंदी नजर से देखा जाता है हमारे देश में। बाकी देशों का मुझे पता नहीं है, मुझे स्टडी भी नहीं करना है। हमारी देश में राजनीति को बहुत गंदा धंधा माना जाता है। सो कॉल्ड अच्छे इंटेलेक्चुअल, नाक के सामने चलने वाले लोग राजनीति में आते नहीं हैं। राजनीति के बारे में बात करना घृणा का विषय हो चुका है हमारे देश में। राजनीति को कोई सीरियसली लेना नहीं चाहता। खासतौर पर लड़कियां कहती है कि आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। मैं कहता था ना कि ये मैटर नहीं करता कि आप लाइक करते हैं कि नहीं, आपको लाइक करना पड़ेगा। इट इज़ लाइक मेडिसिन। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई डोंट लाइक मेडिसिन। आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, बीमारी ठीक करनी पड़ेगी। तो राजनीति का ना एक बहुत ही बदनाम सा चेहरा हमारे देश में आ चुका है। इसके लिए राजनेता जिम्मेदार है, इसके लिए फिल्में जिम्मेदार है, इसके लिए ये परसेप्शन बनाने के लिए जो जो एस्पेक्ट्स थे इसमें, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन बीजेपी कहती थी कि वी पार्टी विद द डिफरेंस। बीजेपी कहती थी नेशन फर्स्ट। बीजेपी कहती थी कि अंत्योदय, जो सबसे लास्ट एक देश का नागरिक है ना, उसका भी विकास होना चाहिए। तो एक तरह से यह देखा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो एक्सेप्शन है इन चीजों के लिए। राजनीति पूरी की पूरी गंदी नहीं है। कुछ लोग गंदे हो सकते हैं, राजनीति अच्छी है, जैसे बीजेपी है। तो अगर हम बीजेपी ज्वाइन करते हैं, अगर हम बीजेपी को प्रमोट करते हैं, अगर हम बीजेपी को वोट करते हैं, तो देश में अच्छे दिन आ सकते हैं। राजनीति गंदी नहीं है, वो साफ हो सकती है। यह एक विचार हमारे देश में पैदा हो चुका था। बीजेपी से लोगों को उम्मीदें थी भाई। लेकिन जब बीजेपी ने भी ये कदम उठा लिया, इस बार की एनसीपी को उन्होंने अपना बना लिया, पवार साहब को उन्होंने पार्टी में शामिल, मतलब गठबंधन बना लिया उनके साथ में। अब किससे उम्मीद करेंगे आप? इतना नीचे गिरकर काम करने का जो रिकॉर्ड है वो बाकी पार्टियों का है, बीजेपी का नहीं था। जब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, तब भी बीजेपी के जो प्रमोटर्स है, बीजेपी के जो सपोर्टर्स है, उन्होंने बीजेपी की तारीफ करी थी
कि उनको कुछ करना होगा वहां पर, उनकी मजबूरी होगी, इसलिए उन्होंने किया होगा। वो एक एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्ट भी कर लिया था ना लोगों ने। लेकिन इस बार आपको क्या मजबूरी थी भाई? आपने क्यों अजित पवार को बुला लिया? आपने क्यों उसके साथ गठबंधन बना लिया? महाराष्ट्र में आपको मैं बताना चाहता हूं, भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति और जो हिंदू धर्म है खासतौर पर, उसके ऊपर सबसे ज्यादा आघात अगर किसने किया है तो वो सबसे ज्यादा आघात किया है राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, ना कि कांग्रेस ने। जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, पूरे देश को पता है कि महाराष्ट्र में जो जातीयवाद फैला वो राष्ट्रवादी कांग्रेस की वजह से फैला। राष्ट्रवादी कांग्रेस के ये बड़े लीडर अजित पवार साहब, इनके ऊपर सिंचन घोटाले में आरोप लगे थे। ये एक बहुत ही करप्ट पार्टी है और ये सब लोग जानते हैं। इट्स अ फैक्ट ना कि वो लोग करप्ट है। तो आपको क्यों चाहिए भाई वो लोग? अब आप कहेंगे कि हम उनको ले लेते हैं पार्टी के अंदर और उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा। व्हेन इट कम्स टू करप्शन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। इनफैक्ट बीजेपी के लीडर, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमपी भी करप्शन करते हैं। ये इट इज लाइक ओपन सीक्रेट, नो? और ये सब होने के बाद बीजेपी किस मुंह से कहेगी कि वी आर पार्टी विद डिफरेंस? किस मुंह से बीजेपी बताएगी कि नेशन फर्स्ट? किस मुंह से बीजेपी बताएगी कि हम अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं, उस आखिरी नागरिक के लिए हम काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आप नहीं कर रहे हो। ये तरीका नहीं होता चीजों को हैंडल करने का। भले ही मैं आपके जितना चाणक्य नहीं हूं, इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी एक वोटर हूं। एक वक्त ऐसा था कि मैं यानी बीजेपी यानी मैं, जो सामान्य कार्यकर्ता है बीजेपी का, जो सामान्य कार्यकर्ता है बीजेपी का, क्या इस तरह के डिसीजंस लेने से पहले बीजेपी के लीडर उनको सोचते हैं, उनको विचार में लेते हैं, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश होती है? सब नौटंकी चल रही है भाई, सब नौटंकी। और थक चुका हूं मैं, पूरी तरह से थक चुका हूं। ये पॉडकास्ट बनाना धंधा नहीं है मेरे लिए। चलो आज एक पॉडकास्ट बना देते हैं, चलो आज एक पॉडकास्ट बना देते हैं। अंदर की बात बताता हूं मैं, मेरे दिल की बात आपको बताता हूं। 1 महीने से इसलिए पॉडकास्ट नहीं बनाया था क्योंकि वो अंदर की आवाज नहीं आ रही थी। पर्सनली थोड़ा डिस्टर्ब था मैं, कुछ अलग एक्टिविटीज में था, कुछ अलग प्रोजेक्ट्स में था, नहीं बना पाया मैं। इसलिए मैं झूठ नहीं बोल पाता। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है ना तो अंदर से आवाज आती है, तो अंदर से चिढ़ जाता हूं मैं, अंदर से हिल जाता हूं, डिस्टर्ब हो जाता हूं मैं। क्या अधिकार है बीजेपी के इन लोगों को हमारे जैसे इनोसेंट लोगों के भावनाओं के साथ खेलने का? कितने लोगों के साथ मैंने झगड़ा किया है बीजेपी को लेकर, बीजेपी को प्रमोट करने के लिए, बीजेपी को एस्टैब्लिश करने के लिए। क्या किया बीजेपी ने देश के लिए? आप कहोगे 370 हटाया। 370 हटाने के बाद, 35A हटाने के बाद, आज की डेट में क्या आप जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन खरीद सकते हो क्या? तो क्या फायदा हुआ उसको करने का? आज की डेट में जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसकी कौन बात करेगा? अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां पर होती तो यही बीजेपी प्रोटेस्ट करती। कौन उठाएगा ये मुद्दा आज? जब सबरीमला में टेंपल में महिलाओं को प्रवेश नहीं है, बात कोर्ट तक जाती है, कोर्ट कहती है कि महिलाओं को अंदर जाना चाहिए, तो उसमें बीजेपी टांग नहीं अड़ाती, तो उसमें बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, तो वो कोर्ट का फैसला है। और जब राम मंदिर का डिसीजन आता है तो बीजेपी, ये दोगलापन क्यों? जो आप LGBT का वो क्या आपने लाया था, समलैंगिक लोगों के साथ वो विवाह करने के लिए, उसको लेजिटिमाइट करने के लिए कानून, किसने किया था? ये कोर्ट ने कर दिया, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन राम मंदिर आपने बनाया, ये दोगलापन क्यों? बात निकली है ना तो बहुत दूर तक जाएगी। जैसा मैंने सोचा था वैसा बीजेपी परफॉर्म नहीं कर रही है, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही है अच्छा, तो मैं सवाल खड़ा करूंगा, मैं सवाल करूंगा। अगर कोई दूसरे पार्टी में लीडर है तो वो अच्छा नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन वो अगर आपके पार्टी में आता है तो अच्छा हो जाता है। इतना सब देश में बवाल होने के बाद भी बृजभूषण सिंह के ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की, आपको कौन पूछेगा? आपको क्या सबूत चाहिए? तो क्या यही सबूत आपने आसाराम जी बापू जो हमारे जेल के अंदर है उनके बारे में मांगे थे क्या? उनको बचाने के लिए क्या आपने ऐसे ही कोशिश की थी क्या? वो तो आपके पार्टी के साथ कनेक्टेड भी नहीं थी ना ऑन पेपर। यहां पर आपने उस इंसान को अंदर लेके रखा है जो कल तक अजित पवार के ऊपर सिंचन घोटाला था। सबसे पहले उसको क्लीन चिट दे दिया आपने, उसके बाद उसको आपने पार्टी में ले लिया। इसका मतलब आप बाहर जाके कुछ भी करो, हमारे पार्टी के अंदर आओगे तो आप पवित्र हो जाओगे। ऐसे कैसे हो सकती है आपकी पार्टी? और मुझे ना वो जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है ना, उनके बारे में दया आ रही है। पादले बाबा एकदाचे मोदी, क्या कर रहे हो आप? जरा अपना दिमाग लाओ ना बीच में।
अगर बीजेपी कुछ भी करती है तो वो सही है, अगर मोदी जी कुछ भी करते हैं तो वो सही है, अगर अमित शाह कुछ भी करते हैं तो वो सही है, लेकिन वही बात अगर दूसरे करे तो वो गलत। ऐसा कैसे हो सकता है? खोलो ना आंखें। अब जस्ट इमेजिन करो कि सेंटर में कांग्रेस है, देश में बहुत प्रबल है कांग्रेस, महाराष्ट्र में कांग्रेस को सत्ता स्थापित करनी है और इसलिए महाराष्ट्र ने कंप्रोमाइज करके शिवसेना को तोड़ लिया, शिवसेना को बीजेपी से अलग कर लिया, अपने साथ ले लिया, सत्ता उन्होंने एस्टैब्लिश करी। तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? यही तो हो रहा है ना वहां पर। अगर आपको सच में सत्ता चाहिए तो आप जब हार जाते हो ना इलेक्शन में तो वेट करो, अगले टेन्योर का वेट करो। जब फिर से चुनाव आएंगे जाओ लोगों के बीच में, लोगों को समझाओ। अब किस मुंह से जाओगे आप लोगों के बीच में? कोई शिवसेना नहीं रही, कोई कांग्रेस नहीं रही, कोई एनसीपी नहीं रही, कोई बीजेपी नहीं रही। लोग भरोसा करेंगे तो किसके ऊपर भरोसा करेंगे? ये जो राजनीति है ना, ये सच में बहुत गंदी है और सब के सब वैसे है, इंक्लूडिंग बीजेपी। ये इंप्रेशन आज बना है तो वो बीजेपी की वजह से बना है, ये इंप्रेशन आज बना है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ लेकर गठबंधन बनाने से बना है। और इसलिए मैंने कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के साथ गठबंधन करना, ये बीजेपी ने महापाप किया है, महापाप। और इसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। गिन लो मेरे शब्द आप, इसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। बेवकूफ नहीं है वोटर बेवकूफ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर कोई मजबूरी का फायदा उठा रहा है ना तो वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। आज देश में हो या महाराष्ट्र में हो, बीजेपी नंबर 1 पार्टी है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी को छोड़ के दूसरे किसी और को चुने, इस बात का घमंड है बीजेपी को। मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूं, इससे पहले भी मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। बीजेपी को घमंड है, बीजेपी को ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आरएसएस और बीजेपी को। हम यानी ग्रेट, हम जो करते हैं वो ग्रेट होता है, हम जो करते हैं वो फाइनल होता है, हमारे पीछे जमाना चलता है। ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं हो सकता। ये जो लोगों के मजबूरी का फायदा आप लोग उठा रहे हो बीजेपी वालों, एक दिन आप लोगों को इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं, इसका हिसाब आपको चुकता करना पड़ेगा। अजित पवार को आपने साथ ले लिया, कैसे साथ ले लिया आपने अजित पवार को? इससे पहले अजित पवार ने जो बयानबाजी करी थी, इससे पहले अजित पवार ने जो करप्शन किया है, इससे पहले अजित पवार ने जो बीजेपी को के आरएसएस के हिंदुइज्म के हिंदुत्व के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हानि पहुंचाई है वो कहां गई? अगर ऐसा होता है तो कल को आप सोनिया गांधी को भी बीजेपी में ले लोगे, राहुल गांधी को भी बीजेपी में आप ले लोगे, आप कहोगे कि आप लेजिटिमाइट करोगे, हाँ हमारे साथ आते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इतना बेवकूफ मत बनाओ लोगों को, इतना बेवकूफ मत बनाओ वोटर्स को। ये महापाप है। जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो यूनिवर्सल ऑप्शन ओपन हो जाता है। जब आप इस चीज का फायदा ले रहे हो कि लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, लोग अगतिक है, तो वहां पर यूनिवर्सल स्पेस क्रिएट हो जाता है, वहां पर यूनिवर्सल पावर क्रिएट हो जाती है, वो आपको सजा देगी। बीजेपी को कोई अच्छा नहीं कहेगा। कर्नाटका में बीजेपी ने देखा था जोड़ तोड़ के क्या होता है, इलेक्शन हार के बैठे, और वही बात अभी आप वहां पर महाराष्ट्र में कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, मैं क्लियर कट और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर इस तरह की गंदी चीजें इनको करनी है तो इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको सत्ता नहीं मिलनी चाहिए। फिर जो होता है ना वो होने दीजिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में मैं श्राप दे रहा हूं बीजेपी को कि बीजेपी को सिर्फ 50 ही सीट मिले। जो राहुल गांधी को आप कह रहे थे ना 50 के ऊपर आके सिमट गए, वो आपके साथ होना चाहिए। आपका जो घमंड है ना वो चूर चूर होना चाहिए। अगर आपका घमंड चूर चूर हो गया ना, तभी आप लाइन पर आ जाओगे, तभी आप पटरी पर, ट्रैक पर आ जाओगे, तभी आप अच्छा काम करोगे। और आपके घमंड को तोड़ने के लिए आपको करारी हार मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार, जैसे पंजाब में हार मिली थी, जैसे दिल्ली में हार मिली थी, केजरीवाल ने इनको धूल चकाई थी, वैसी ही हार इनको मिलनी चाहिए 2024 में। तब इनकी घमंड जो है ना चूर चूर हो जाएगी। 50 के आगे नहीं जाना चाहिए बीजेपी। ऐसा मेरे को अंदर से लग रहा है, इतना गुस्सा मेरे को आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना सोचे समझे बात कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं मैं। आप कोई भी रीजन आके दे दोगे, कोई भी एक्सप्लेनेशन आके दे दोगे, लोग मुंडी हिलाकर मान लेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें गलत होती है तो वो गलत होती है। कल को कर्नाटका में हो सकता है कि ये डीके शिव कुमार को साथ लेकर सरकार बनाए। जिस डीके शिव कुमार को बीजेपी को हराने के लिए पूरी एडी चोटी की ताकत लगाई थी, उस डीके शिव कुमार को साथ में लेकर के ये सरकार बनाएंगे कर्नाटका में। मेरे को ताजुब नहीं होगा, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इन्होंने डीके शिव कुमार के साथ गठबंधन किया तो। और पूरी संभावना है डीके शिव कुमार इज नॉट हैप्पी विद सिद्धरामैया, ही विश टू बी अ सीएम। और इन्होंने एक
मैसेज दे दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में हम नंबर 1 थे, महाराष्ट्र में हमारे पास पूरी क्षमता थी कि हम हमारा सीएम रख सकते थे, लेकिन हमने हमारा सीएम नहीं रखा, इसलिए आप आओ हमारे साथ, हम आपको सीएम बना देंगे। सत्ता चाहिए हमको, राष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बनना है ना हमको, नहीं विश्व की नंबर 1 पार्टी बनना है। कुछ भी करके सत्ता बनाओ और उसके बाद हिंदुओं का छल करो, हिंदुओं को संभ्रमित करो। 9 साल हो गए यार, 2014 से 2023 तक 9 साल हो गए। क्या हो गया यूसीसी का? अभी यूसीसी निकाला है, क्यों? मंदिर को, मठों को एक न्याय, मस्जिद को, चर्च को दूसरा न्याय। जो मदरसे में शिक्षक पढ़ाते हैं उनको सरकारी तनख्वाह। गुरुकुल को आपने लेजिटिमाइट किया है क्या? कितने गुरुकुल चलाती है भारतीय सरकार? कौन सवाल करेगा? सिर्फ गुमराह करने का काम किया। मैं 15 लाख नहीं पूछ रहा, लेकिन ब्लैक मनी का क्या हो गया? उस ब्लैक मनी के मुद्दे पर आप आए थे ना, क्या हो गया ब्लैक मनी का? कहां तक आ गई लिस्ट? आपने दाम कम करने के बारे में कहा था, महंगाई बहुत थी, क्यों नहीं करे आपने महंगाई कम? क्यों दाम आपने कम नहीं करे? आपने करप्शन का मुद्दा उठाया था, क्यों करप्शन खत्म नहीं हुआ? आज भी हमारे देश में करप्शन है, आज भी। अगर बीजेपी ने कुछ अच्छा किया है तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर अच्छा किया है, अच्छे एयरपोर्ट्स बनाए, अच्छे रेलवे स्टेशंस बनाए, यूपीआई जैसी टेक्निक भारत में लेके आए। इसकी वजह से भारत में जो टेक्नोलॉजी है फल रही है, फूल रही है, मैं मानता हूं। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेकअप है, ये ऐसा मेकअप है कि आप नहाते नहीं, आप स्नान नहीं करते, सिर्फ मेकअप करते हो। ऐसा मेकअप नहीं चाहिए मेरे को। सबसे पहले स्नान इंपॉर्टेंट है, मेकअप नहीं किया तब भी चलेगा। मैंने एयरपोर्ट बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए बीजेपी को सपोर्ट और वोट नहीं किया था। जो फंडामेंटल्स है, जो गलत हुआ है, एक सिलेबस का एक अक्षर नहीं बदला इन्होंने, एक अक्षर। 9 साल में किस मुंह से आएंगे ये लोगों को वोट मांगने के लिए? और जब आएंगे तो मैं सवाल करूंगा इनसे। और इसलिए ये जो अजीत पवार को साथ में लेने का इन्होंने फैसला किया, बहुत गंदा, बहुत बड़ा अपराध है ये, बहुत गलत फैसला इन्होंने किया है। इससे मैं खुश नहीं हूं, इससे बीजेपी के जो हार्डकोर सोचने वाले, देश के लिए सोचने वाले लोग हैं, खुश नहीं हैं। बीजेपी को वोट नहीं पड़ेंगे, बीजेपी को नुकसान होगा। इसको लेकर और अलग अलग पहलू है जिनको लेकर मैं थोड़ा मैं एग्री करता हूं कि थोड़ा भावनाओं में बह चुका था मैं। इसका मतलब ये नहीं कि भावनाओं में बह के मैंने कुछ भी बात करी है, मैंने पूरा होश और हवास में बात करी है, लेकिन थोड़ा इमोशनल हुआ तो था मैं ये देखने के बाद। तो इसलिए मैं आने वाले दिनों में कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश करूंगा पॉडकास्ट बनाने में, और इस विषय के अलग अलग पहलू मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मोदी जी नहीं आने वाले हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, मेरे जैसे पागल लोग ही आएंगे। मेरे हाथ में क्या है? बात करना, जागृति फैलाना, वो काम मैं कर रहा हूँ। समय आएगा तो मैं रोड पर भी जाऊँगा, उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए आप लोगों को मुझे प्रमोट करना चाहिए, जो सच्चा है उसे प्रमोट करना चाहिए। करिए मुझे प्रमोट, आई नीड योर हेल्प। जब आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, एल्गोरिदम बढ़ता है, ऑटोमेटिकली वीडियो सजेस्ट होने लगता है, ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचती है, और एट द एंड ऑफ द डे मुझे खुद को सेटल करने में भी ये बहुत मदद करेगा। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, इस वाले पॉडकास्ट को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये पॉडकास्ट पहुँचाइए। आई एम सॉरी, मैं आज शॉर्ट में बात नहीं कर सका, इसलिए 20-21 मिनट मैंने ले लिए हैं। अंत तक अगर आपने सुना है तो बहुत दिल से थैंक यू सो मच। आप ही की बात कर रहा हूँ मैं। अंत तक अगर आप मुझे सुन रहे हो तो थैंक यू सो वेरी मच। फिर आऊँगा अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।